Hello and welcome to Diplomacy of UPSC with a future diplomat. In this video, we are going to start a new topic which is very important, that is economy and infra. आप अगर देखो तो this part comes under GS paper 3 in mains, but इसका relevance आप कनेक्ट करके GS paper 1 में भी इकोनॉमी को आप रिलेट कर सकते हो ज्योग्राफी से एज वेल एज विद द इंडियन सोसाइटी. इसका काफ़ी ज़्यादा लिंकेजेस GS पेपर 2 के पॉलिटी, IR एज वेल एज गवर्नेंस से सेक्शन में मिलता है जब आप इसको रिलेट करके ही आंसर राइटिंग करोगे. और अगर आप प्रीलिम से बात करो सो इकोनॉमी कंप्राइज ऑफ 14 to 15 क्वेश्चन एवरी ईयर. ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, स्टडी इट विथ अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन. ठीक है, सो हम इस वीडियो को कवर अप कर लेंगे. हम लोगों ने कुछ और वीडियोस भी मैक्सिमम हमने कर लिए हैं, कुछ और टॉपिक्स बाकी हैं जो मोस्ट प्रोबेबली इस वीक के एंड तक कंप्लीट हो जाने चाहिए. We have completed from the August month magazine Defense and Security, Art and Culture, Polity and Governance, Summits Organization, and then we have covered social issues, maps and places in news. You can all watch this video in the YouTube channel or you can play any of the videos. और उससे लिंक में भी सारे इंडिविजुअल वीडियोस का लिंक, उससे कमेंट में भी सारे इंडिविजुअल वीडियोस का लिंक दिया हुआ है. और एंड फॉर द अपडेट्स और द PDF you can join the Telegram. The link is also given in the description box. सो आप इन सारे वीडियोस को देखो और फिर इकोनॉमी एंड इंफ्रा हम इस वीडियो में शुरू करेंगे. और मोस्ट प्रोबेबली इन दिस वीडियो एंड अलॉन्ग विद दैट इन द नेक्स्ट वीडियो विल कंप्लीट दिस टॉपिक. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द कैबिनेट कमिटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर्स दैट इज बीन चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर हैज़ अप्रूव्ड 7 मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज. ठीक है, उसमें इतने रुपीज़ का आउटले है, फंडिंग है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, बट दीज 7 प्रोजेक्ट्स आर द पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान. ये आपका इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है. इसमें इंटीग्रेटेड प्लानिंग है टू प्रोवाइड द सीमलेस कनेक्टिविटी ऑफ द मूवमेंट ऑफ पीपल एज वेल एज द गुड्स एज वेल एज द सर्विसेज. मतलब PM गति शक्ति मास्टर प्लान, इसी के अंडर में ये प्रोजेक्ट अप्रूव हो रहा है. ठीक है, बट ये जो मास्टर प्लान है ये मल्टी मोडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स है. दैट मीन्स इट विल इंक्लूड द रेलवेज, द वाटरवेज, द एयरवेज एज वेल एज रोडवेज. इसीलिए इसको मल्टी मोडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट कहा गया है. एंड इट प्रोवाइड्स अ सीमलेस कनेक्टिविटी फॉर ऑल द stakeholders in the transport, that is people, goods and services. Clear? अब बात करें इन 7 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स का. इट विल कवर द 35 डिस्ट्रिक्ट इन 7 स्टेट्स. इफ यू कैन रिमेंबर, आप याद कर सकते हो स्टेट्स का नाम, दैट इज यूपी, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल. और इससे जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ द इंडियन रेलवेज है इट विल एक्सपैंड बाय 2339 kilometers. Not important, this data. These are the routes for the transportation of various basket of commodities such as food grains, fertilizers, coal, cement, fly ash, iron, finished steel, clinkers, crude oil, limestone, edible oil. आप अगर रिलेट करोगे इस सारे स्टेट से इनसे, सो आप देख सकते हो फूड ग्रेन्स. हु इज दी which states produce the much of food grains? It is Telangana, Bihar, UP, Andhra, to some extent Maharashtra, उड़ीसा में भी थोड़ा होता है, थोड़ा वेस्ट बंगाल में होता है. तो फूड ग्रेन्स इन सारे स्टेट से आपका आ जाएगा. अदर आप देखो तो फर्टिलाइजर, दैट इज AP, तेलंगाना. कोल का अगर आप बात करो तो झारखंड, द प्राइम एग्जाम्पल, एज वेल एज वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में रानीगंज के ऊपर अभी एक मूवी आ रही है जो कि आई थिंक कोल का ही एक इंसिडेंट हुआ था और उसमें कुछ रेस्क्यू ऑपरेशंस वगैरह किया गया. एंड अक्षय कुमार आई थिंक इज द लीड हीरो. आप उसको देखना, ट्रेलर देख के तो थोड़ी इंटरेस्टिंग मूवी लग रही है. हाँ, तो वेस्ट बंगाल में रानीगंज है, डैट मीन्स इट इज ऑल्सो प्रोड्यूसर ऑफ कोल, एज वेल एज गुजरात. बिहार में भी शायद है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट ये 3 स्टेट्स में तो 100% है. क्लियर? सीमेंट का अगर देखो तो झारखंड में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, ऑल्सो इन गुजरात, वेस्ट बंगाल. फ्लाई ऐश, आयरन झारखंड में बहुत हद तक है. स्टील का भी प्लांट्स है झारखंड में. क्लिंकर्स,
क्रूड ऑयल आपका गुजरात से रिलेट होता है, बिकॉज गुजरात इज़ द मेजर पोर्ट्स वहाँ पर हैं जहाँ की वेस्ट एशिया से जितने भी क्रूड ऑयल आते हैं मोस्टली वो मुंद्रा पोर्ट पर ही अनलोड होते हैं इन द गुजरात। सो ये सारे लाइमस्टोन, एडिबल ऑयल, तो ये सारे जो स्टेट्स हैं इन सारे कमोडिटीज़ के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे। क्लियर? कैपेसिटी है नॉट इम्पॉर्टेंट। रेलवेज, इसका ये एम है दैट इट विल बी environmentally friendly and energy sufficient mode of transportation. It will help in both achieving the climate goals as well as reducing the logistic cost of the country. At present, the logistic cost is very high. एक तो प्रॉब्लम ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी है, दैट मीन्स अगर किसी भी कमोडिटी को स्विच करना पड़ता है फ्रॉम द रेलवेज टू रोडवेज, सो उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं, अनलोडिंग, लोडिंग, इन सभी का भी ऑटोमेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑल्सो देर इज़ क्रॉस सब्सिडाइजेशन, आप इसके बारे में आई थिंक जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं भी बता देता हूँ। क्रॉस सब्सिडाइजेशन ऑफ रेलवेज, ये पॉलिसी रेलवे ने काफ़ी सालों से अपना करके रखी है, जिसमें कि जो फेयर्स होते हैं नॉर्मल ट्रेन के फॉर द पैसेंजर्स, उन फेयर्स को रिलेटिवली लो रखा जाता है, ठीक है। और इसका जो एडिशनल बर्डन है ये आपके गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन पे दिया जाता है। मतलब इनडायरेक्टली टू गिव द पैसेंजर ट्रेन्स द सब्सिडी, क्रॉस सब्सिडाइजेशन ऑफ रेलवे हैपेंस एंड इट इंक्रीजेज द रेट्स ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन। सो इस रीजन की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है इट इज़ वेरी हाई इन इंडिया एज कम्पेयर टू अदर countries such as China, USA or any European economies. Further, it will also provide the employment about 7.06 crore man days. ठीक है, ये man days है, मतलब कितना एक दिन में कितने लोग काम कर रहे हैं, डैट इज 1 man day। ठीक है, कितने आवर्स, मान लीजिए अगर 8 आवर्स का शेड्यूल है या फिर 9 आवर्स का, तो डैट इज 1 man day। तो टोटल 7.06 crore man days का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को फ्रॉम द पीपल ऑफ दिस स्टेट्स। क्लियर? नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मट्टी बनाना। मट्टी बनाना इज द नेटिव ऑफ द कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु एंड वाज ग्रांटेड अ ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग। डू यू नो दिस जीआई टैग? ओके, आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन दिस कि जीआई टैग होता क्या है। व्हाइल जीआई टैग इज रूटेड इन ज्योग्राफी, द केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स आल्सो प्लेस अ रोल कंट्रीब्यूटिंग टू द मट्टी डिस्टिंक्टिवनेस। The unique climate and the soil of Kanyakumari provides an ideal ground for the मट्टी बनाना to flourish. कोई भी अगर आप क्रॉप देख लो या फिर कोई भी ऐसा प्लांट जो कि सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर लोकेशन में ही फेमस है, तो उसमें वहाँ के क्लाइमेट एज वेल एज वहाँ के जो सॉइल है उनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है, एंड दैट मेक्स द प्रोडक्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट। सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि मट्टी बनाना जो यहाँ पर है इसमें यूनिक क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ कन्याकुमारी ये आइडियल ग्राउंड प्रोवाइड करती है टू दी मट्टी बनाना। इट इवन टेक्स रूट्स एंड यील्ड इन दी अदर एरियाज एंड द फ्रूट इज विदाउट द स्वीट फ्रेग्रेंस हनी लाइक टेस्ट, नॉट इम्पॉर्टेंट, हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। कॉमनली नोन एज बेबी बनाना, दैट मीन्स मट्टी बनाना जो कि सॉइल ऑफ कन्याकुमारी से बनता है, उसको बेबी बनाना के नाम पर भी हम लोग एसोसिएट करते हैं। इट इज कॉमनली नोन एज बेबी बनाना। ठीक है, बेबी बनाना हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम इट्स अपीयरेंस लाइक अ निप्पल। क्लियर? इट फ्लरिशेज मेनली इन कलाकुलम एंड विला वैंडकोट तालुप्स। ये आई थिंक वहाँ के कुछ रीजन्स हैं, तो उन रीजन में कलाकुलम एंड विला वैंडकोट तालुप्स में ये बेबी बनाना को फाउंड किया जाता है। और अनलाइक द टिपिकल बनाना branches that grows states, the matti fingers have a distinct wind blowing appearance। मतलब आप अगर इसका इमेज देखोगे, इसका इमेज कुछ इस तरीके से आगे में इसका जो बोन है वो निकला हुआ रहता है। एक बार मैं फिर से इसको ड्रॉ कर दूं। बोन आप नहीं बोल सकते, आप टेल बोल सकते हो कि अगर ये आपका बनाना का शेप है तो इस तरह का उसमें टेल निकला हुआ रहेगा। यू कैन सर्च इट इन गूगल कि मट्टी बनाना का क्या शेप है। सो इट इज अ डिस्टिंक्ट विंड ब्लोन अपीयरेंस। तो ये क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में पूछने का प्रोबेबिलिटी है। एंड ड्यू टू इट्स लो सॉल्युबल सॉलिड्स कंटेंट इट इज रिकमेंडेड एज बेबी फूड। ठीक है,
Now we are going to the types of matti banana. There are a total of 6 known varieties of matti banana. Nal mitti, इसका yellowish brown color होता है. It has fine aroma that is fragrance. While thin matti pulp taste like honey, मतलब इसका टेस्ट जो है ये हनी के जैसा होता है. इसमें फाइन एरोमा है एज वेल एज येलोविश ऑरेंज कलर है. क्लियर. कल मिट्टी has got its name from the calcium oxalate crystals that is forming its pulp as well as black dots on the skin. ठीक है. कल मिट्टी is one of the varieties of the matti banana. ठीक है. It has got its name from the calcium oxalate crystals and they are forming its pulp and black dots on the skin. नाई मिट्टी, it is the aroma of ghee. ये इसका अदर वैरायटी है. सुंदरी मट्टी, इट इज़ अ मट्टी क्लोन विथ इलोंगेटेड फिंगर्स, मतलब मट्टी बनाना इसमें फिंगर्स और भी ज़्यादा इलोंगेटेड होते हैं. थिक पील होती है, क्रीमी वाइट रिंड होती है. और ये जो सुंदरी मट्टी है इट इज़ फेसिंग द कंटेस्ट ऑफ एक्सटेंशन. क्लियर. नाउ इट इज सीमा रेड. इट इज़ अ फ्यूजन ऑफ मट्टी एंड रेड बनाना विथ अ मिक्स ऑफ रेड येलो पल्प और इसमें एब्सकॉर्बिक एसिड होती है एंड दैट इज बेनिफिशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सन्ना कंथलाई एंड इसका जो शुगर लेवल होता है ये काफ़ी ज़्यादा लो होता है एंड इट इज़ वेरी सूटेबल फॉर द पर्सनस हु आर डायबिटिक और जिनको शुगर से थोड़ी एलर्जी सॉर्ट ऑफ थिंग्स है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूथफुल कंट्री विद एजिंग पॉपुलेशन. Everybody of us knows कि India is having the benefit of demographic dividend. ठीक है. दैट मीन्स कि जो डेमोग्राफिक है इंडिया का दैट इज इन द यूथफुल स्टेज. हमारे ऊपर जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है दैट इज लेस दैन द वर्किंग एज पॉपुलेशन. और उसी को हाईलाइट किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, जिसमें उन्होंने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में बताया था दैट इंडिया हैज़ द कंपैरेटिव एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ इट्स डेमोग्राफी. क्लियर. बट हम सब ये बेनिफिट है ये तो जानते हैं, बट देर इज एन एनालिसिस that India's workforce in the CMI's economic outlook data, it shows that India most useful population जो है but इसका जो workforce है ये rapidly age हो रहा है. ठीक है. most useful population है इंडिया के पास but its workforce is rapidly aging. इसका कारण क्या है और इसका एनालिसिस क्या है we'll see in this article. In other words, young are increasingly getting driven out from the job market. लुक हो क्या रहा है ना दैट द कंपनीज इन द मार्केट दे आर प्रेफरिंग द एक्सपीरियंस कैंडिडेट इन टर्म्स ऑफ इन प्लेस ऑफ फ्रेशर्स. ठीक है. सो इस रीजन की वजह से जो 49 to 60 ईयर्स का जो एज ग्रुप है दे आर गेटिंग द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, बट द यूथ दैट इज अराउंड द 25 to 40 ईयर्स इनको बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा और इन कंपैरिजन टू दैट एज ग्रुप एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा. ठीक है. एंड द यूथ आर गेटिंग इंक्रीजिंगली गेटिंग ड्रिवन आउट फ्रॉम द जॉब मार्केट. एजिंग वर्कफोर्स. एजिंग वर्कफोर्स का मीनिंग क्या होता है दैट इफ वन लुक्स एट द एम्प्लॉयड पीपल इन इंडिया, जितने भी एम्प्लॉयड पीपल हैं द शेयर ऑफ यंग पीपल इज गोइंग डाउन while the share of the people who are closer to the 60 years of age is going up. अभी मैंने आपको इसका एनालिसिस बताया. ठीक है. द टेबल शोज दैट द शेयर ऑफ इंडियाज यूथ एज दोज डिफाइंड बिटवीन द एजेस between 15 to 29 in the workforce has fallen from 25% 2016-17 में और 17% in the end of 2022 and 2023. सी आप इस टेबल में देख सकते हो कि 2016 में जो 15 से 30 साल तक के एज ग्रुप में जितने भी यूथ थे उनका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन इन द वर्कफोर्स था वो 25% था, बट आज के समय में ये रिड्यूस होकर सिर्फ और सिर्फ 17% पे आया है. ठीक है. फर्दर इफ यू लुक इनटू द एज ब्रैकेट ऑफ 30 to 44 ईयर्स, ये 30 to 45 ईयर्स तक के आप देखो तो 38 से ये डिक्रीज होकर ये 33 पर आ गया. बट अगर आप 45 अबव देखोगे तो उस कंडीशन में क्या है कि ये 37% का परसेंटेज होल्ड करता था इन द ईयर 2016-17, बट आज के समय पर ये 49 तक बढ़ गया. दैट मीन्स 12% का जंप है
in the span of these many years. ठीक है, सो ये हमें इस टेबल से पता चलता है दैट इंडिया के पास यूथफुल पॉपुलेशन तो है, बट यंग आर गेटिंग ड्रिवन आउट फ्रॉम द जॉब मार्केट एंड द एक्सपीरियंस पर्सन्स who are closer to 60 years of age, they are getting more employment in comparison to the younger generation. क्लियर है ये टॉपिक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इफ वी लुक एट द एब्सोल्यूट नंबर्स, तो अगर हम नंबर्स के ऊपर भी जाएं तो टोटल नंबर ऑफ पीपल विथ जॉब्स वो भी फॉल किया. डैट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट हैज रीजन. ठीक है, वो 41.27 करोड़ था 2016-17 में, बट आज के समय पर वो गिरकर 40.58 करोड़ हो गया. अराउंड 0.8 करोड़ का लॉस हुआ है. ठीक है, 2016-17 में देयर वर 10.34 करोड़ पीपल अंडर द एज ऑफ 30 इयर्स बाय वर्कफोर्स. बट आप ये भी देखो कि बाय एंड ऑफ 2022 एंड 2023 इट नंबर हैज फॉलन टू जस्ट 7.1 करोड़. मतलब 3 करोड़ का डिक्रीज देखा गया है फ्रॉम 2016-17 टू 2022-23. और सिमिलरली जो नेक्स्ट एज ब्रैकेट है उसमें जो नंबर्स हैं वो ग्रो किए हैं. ठीक है, इनफैक्ट वन कोहॉर्ट सीम्स टू बी डूइंग द बेस्ट. दैट मीन्स 45 से 60 इयर्स का जो एज ब्रैकेट है इसमें जो पर्सन्स है वो अपना एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं एज अ ग्रुप. बट 15 to 30 अगर आप देख लो तो ये भी अपना घटा रहे हैं, और अगर 30 to 45 देख लो तो ये भी अपना शेयर को कम कर रहे हैं. अब अगर हम एम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें, देन एम्प्लॉयमेंट रेट फॉर एनी पॉपुलेशन और एज ग्रुप इज दैट द व्हाट proportion of that age group or the population is employed. ठीक है, if there are 1000 people in the age group of 15 to 29 and if 10% are employed, तो उस समय जो आपका एम्प्लॉयमेंट रेट होगा वो 10% होगा. क्लियर? मान लो अगर आपके पास 100 लोग हैं एज ग्रुप में 15 ईयर्स टू 29 ईयर्स. ठीक है, और अगर 100 में से 10% ही एम्प्लॉयड हैं, दैट मीन्स 10/100 into 100, दैट मीन्स 10% आपका हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट रेट. ये आपका होल सिनेरियो बनता है एम्प्लॉयमेंट रेट का. दैट मीन्स द नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड फ्रॉम द गिवन एज ब्रैकेट इन टर्म्स ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. इफ वी लुक एट द एब्सोल्यूट नंबर्स, तो अगर आप यंग पॉपुलेशन का ग्रोथ देखो तो दैट हैज ग्रोन 2.6 करोड़ से यंग पॉपुलेशन हैज ग्रोन. बट जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, एम्प्लॉयमेंट रेट हैज फॉल बाय 3.24 करोड़. दैट मीन्स पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, उस हिसाब से आपका जॉब्स और जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ना चाहिए, बट बढ़ना तो छोड़िए वो और कम ही होते जा रहा है. सो दैट इज अ थिंग टू वरी. एम्प्लॉयमेंट रेट fall from 55% in 2016-17 to 48% in 2022 and 23 for the years of category of 30 to 45 years. मतलब इस ब्रैकेट के एज ग्रुप में 30 to 45 years में इसमें भी एम्प्लॉयमेंट रेट फॉल किया है. दैट इज 55% to 48%. बट देन ऑल्सो जो यूथ की जो पॉपुलेशन है उनके कंपैरिजन में जो परफॉर्मेंस है दैट इज मच बेटर. फॉर द एज ग्रुप ऑफ 45 years एंड अबव उसमें भी एम्प्लॉयमेंट रेट हैज डिक्रीज 47% to 44%. बट बात यह है कि डिक्रीज हो रहा है, एब्सोल्यूट नंबर्स में हो रहा है, बट इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ दिस एज ब्रैकेट दैट इज 45 and above and 30 to 45 that is way ahead than the younger population. Moreover, 45 and above age group is the only age group that has absolute number of people with jobs that has actually grown. Note this point. Significance. The data clearly shows that even though India is the fastest growing youth population, that by itself does not guarantee more jobs for the youth. ये हमने देखा है कि इंडिया के पास पॉपुलेशन है, इंडिया हैज द फैक्टर ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, बट वी आर नॉट राइप इन दैट फैक्टर. We need to generate more and more skill based job and we need to give our youth more and more skills जिससे कि वो एम्प्लॉयमेंट को और ज़्यादा अल्टीमेटली ले सके, उनका लाइफ बेटर हो सके, अल्टीमेटली दैट जीडीपी ऑफ द कंट्री ऑल्सो ग्रोज. To an extent, this result is hardly surprising. India has witnessed rising level of youth unemployment, ये हम लोगों ने देखा in the recent past. This means that high percentage of youth that can join a labor force or effectively ask for the work fails to get employed. That is called unemployment. कि high percentage of youth जो लेबर फोर्स में जाना चाहते हैं
फॉर वर्किंग बट उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, डैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, और इंडिया में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, ऐसा डेटा हमें कह रहा है। मोरओवर इंडिया हैज़ लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, और उसमें भी जो सबसे दयनीय स्थिति है डैट इज फॉर द वुमेन। द इंडिया फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज वन ऑफ द लोवेस्ट फॉर द वुमेन। ठीक है, सो इस डायरेक्शन में द गवर्नमेंट एज वेल एज द एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स टू वर्क कि किस तरीके से हम इंडियाज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को इम्प्रूव कर सके। दिस मीन्स दैट ओनली अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ वुमेन एंटर द लेबर फोर्स फॉर आस्किंग वर्क टू बिगिन विथ। इसके भी मल्टीपल कारण है, जैसे कि आप इंडियन लेबर फोर्स को अगर आप देखोगे तो उसमें वेरियस कैटेगरीज होती है, मेल फीमेल। अभी हम लोग फीमेल डिस्कस कर रहे हैं, फीमेल में भी इनका जो डिक्रीज है वो भी आप देखो तो 2008 और 9 में बहुत ज़्यादा था, बट उसके बाद आप जानते हो कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया। उस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से क्या हो गया, अल्टीमेटली जो डिमांड्स थी वो डिक्रीज हुई, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ा, बिकॉज डिमांड डिक्रीज हो रही है, फैक्ट्रीज एंड द कंपनीज आर गोइंग टू गेट ले ऑफ। उसकी वजह से जब डिमांड डिक्रीज हुआ डैट मीन्स वेजेस भी कम हुए, और जब वेजेस कम हो रहे हैं सो जो बहुत ही हार्ड सिनेरियो में विमेन बहुत सारे रूरल एरियाज या फिर हार्ड वर्किंग सिनेरियो से वर्क करने जाती थी, उनको जब एडिक्वेट वेजेस ही नहीं मिलेंगे दे विल नॉट फील मोटिवेटेड टू गेट एम्प्लॉयड। उन सभी रीजन्स की वजह से भी हुआ। ऑल्सो वेरियस ऑफ द रीजन्स जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे विल कवर दैट। अदरवाइज आप ये याद रखो कि इंडिया का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज लो, और उसमें भी जो वर्स्ट है वो वुमेन का है। ठीक है, दिस कंबाइंड इफेक्ट ऑफ लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मतलब आप ये देखो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट प्लस अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एक तो ये हो रहा है कि कितने परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर गेटिंग एम्प्लॉयड इन द लेबर फोर्स, वो आपका कम है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका हाई है, तो ये तो एडवर्स हो गया ना, ये तो आपका बहुत ही बुरा स्थिति हो गया, क्योंकि आप एक तो गरीबी ऊपर से आटा गीला, ये हिंदी में एक कहावत है। ठीक है, सो ये उसी टाइप का कंडीशन है। पॉलिसी मेकर्स नीड टू एग्जामिन व्हाई दिस इज हैपनिंग, बट द प्राइमरी फेसिया of this trend suggest skill deficit। यू नो स्किल्स डेफिसिट आज के समय में इंडिया में बहुत बड़ा इश्यूज है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि कंपनीज आर विलिंग, जिनके पास स्किल्स हैं वो, जिनके पास बहुत अच्छे स्किल्स हैं दे आर गोइंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन आज भी हो रहा है, गवर्नमेंट कितना भी कुछ बोल ले कि हम लोगों ने कम किया है, एब्सोल्युटली कम किया है, वी परफेक्टली एक्नॉलेज दैट, बट आज भी ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ठीक है, स्किल डेफिसिट, जब ब्रेन ड्रेन हो रहा है, कंपनीज को एडिक्वेट एम्प्लॉयज नहीं मिल रहे हैं जो उस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर सके। आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री तो है, बट आपके पास वो स्किल सेट ही नहीं है कि आप कॉर्पोरेट लाइफ में जा करके उस पर्टिकुलर वे में काम कर सको, है ना। आपके पास गवर्नमेंट की कुछ और भी डिग्री हो सकती हैं, जैसे आईटीआई हो गया, डिप्लोमा हो गया, बट उसका वही रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ऑन अ होल वो इंडस्ट्रीज से कंप्लाई करता ही नहीं है। हम कुछ और पेपर पे पढ़ रहे हैं, बट इंडस्ट्रीज में मार्केट में कुछ और डिमांड है, एंड दैट इज द वेरी फॉरमोस्ट रीजन फॉर द इश्यूज ऑफ स्किल डेफिसिट। हमारे पास स्किल्स नहीं है, सो उसी वजह से इंडिया ने, जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी निकाले, जैसे स्किल इंडिया डेवलपमेंट और भी बहुत सारे कौशल विकास योजना, तो इन सारी चीज़ों से इम्प्रूवमेंट आया है। बट येस, हमें और भी ज़्यादा फास्ट रेट पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, अदरवाइज जो ये हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड का पीरियड है ये चेंज होगा। अल्टीमेटली हम हमेशा यूथफुल पॉपुलेशन नहीं रहेंगे, दीज यूथ आर गोइंग टू गेट ओल्ड, सो वो जब एजिंग पॉपुलेशन जब हमारे पास होगी वो और भी ज़्यादा बर्डन होगा। सो आज सही समय है, अभी करने का समय है। Thus, raising the employability of India's youth should be treated as par with the broader concern of creating more jobs for the economy. Absolutely. Unless these trends are reversed, India may continue to experience the phenomena of being useful country with an aging workforce. ये अभी हम लोगों ने देखा। हम लोगों का टॉपिक था यूथफुल पॉपुलेशन विथ एन एजिंग वर्कफोर्स। उसके साथ एक और टॉपिक एसोसिएट हो जाता है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट एंड द चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ इट। वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक, अभी हम इस टॉपिक को भी देखते हैं। रिसेंटली अ रिपोर्ट वॉज पब्लिश बाय एन एनजीओ लोक नीति CSDS, सेंटर फॉर स्टडी एंड डेवलपमेंट सोसाइटीज। इसका नाम बहुत ज़्यादा आता है, ट्राई टू लर्न दिस नेम। इट इज़ अ सोशल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली में नहीं है, मेजर ऑफ द NGOs दे आर बेस्ड इन दिल्ली।
सो ये दिल्ली में नहीं है, इसको आप याद रखिए। मेजर टेक अवेज क्या है इस रिपोर्ट के कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया था 18 स्टेट्स में, जिसमें 9,300 रिस्पॉन्डेंट्स थे, दैट मीन्स पार्टिसिपेंट्स थे। द रिपोर्ट ऑफर्स इनटू करियर एस्पिरेशन, जॉब प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ यंगर इंडियंस। सो उन जो पॉपुलेशन है 9300 पॉपुलेशन, उनसे क्वेश्चंस किया गया करियर एस्पिरेशंस को लेकर के, जॉब प्रेफरेंसेस एज वेल एज एक्सपेक्टेशन। उससे जो डेटा निकल जाए विल सी कि 1/3 जो है बिटवीन दिस एज ब्रैकेट ये बिलीव करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया। मतलब 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज 34 के अराउंड जो पॉपुलेशन है बिटवीन दिस एज ग्रुप दैट इज 15 to 34, ये सोचते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंडिया का सबसे मेजर प्रॉब्लम है। 1/6 पॉपुलेशन दैट इज 16%, वो ये सोचते हैं कि पॉवर्टी इज इंडियाज बिगेस्ट प्रॉब्लम। और 13% सोचते हैं कि इन्फ्लेशन दैट इज महंगाई वो बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है फॉर द इंडिया के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम। यू कैन कोट दिस इन आंसर राइटिंग बिकॉज ये एक एनजीओ का सर्वे किया हुआ है और इसमें जो रिस्पॉन्डेंट है उनका भी ठीक ठाक नंबर है, 9300 इज नॉट अ बैड नंबर। कंसर्न्स ओवर जॉब, द प्रोपोर्शन ऑफ, आप अगर देखो तो इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसको दिया गया, 36% सोचते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये एक कंसर्न रेस करता है। सो कंसर्न्स ओवर जॉब में अगर हम लोग देखें, so the proportion of youth identifying unemployment as the biggest problem has increased by 18 percentage points from the similar survey in 2016. 18 points of बढ़ोतरी हुआ है since 2016. The share of those identifying price rise as a primary concern has increased by 7 percentage points. It is particularly pronounced that among middle class youth. As many as 40% of the highly educated respondent identified अनएम्प्लॉयमेंट एज ए प्रिसाइशन कंसर्न। ये सारे उनका ही डेटा है, आप एक बार पढ़ लेना। इन कॉन्ट्रास्ट 27% नॉन एजुकेटेड इंडिविजुअल ने साइड किया अनएम्प्लॉयमेंट एज ए प्राइमरी कंसर्न। 42% मेन ने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम, बट अगर आप यंगर वुमेन से बात करो तो सिर्फ 31% ने ऐसा कहा है। तो 36 में से 41% यंगर मेन और 31% वुमेन। तो ये आपका कुल मिला करके था। यू कैन कोट अगर आपको याद रहता है ठीक है, वरना एक माइन्यूट डेटा में जाने की जरूरत नहीं है। ऑक्यूपेशनल स्टेटस से बात करें तो 49% ने ये कहा कि दे आर एंगेज्ड इन सम फॉर्म ऑफ वर्क एंड 40% जिसमें उनका फुल टाइम वर्क है और 9% का पार्ट टाइम वर्क है इन 49% में। अमंग द 23% ऑफ यूथ वो ऐसा कह रहे हैं कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। मतलब 100% में 49 ने कहा कि वो एम्प्लॉयड है, ठीक है, कुछ काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, वो कुछ अदर काम कर रहे हैं। उसमें से 23 ने कहा कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। इन 49 में से 40 ने कहा ये फुल टाइम वर्क कर रहे हैं और ये पार्ट टाइम कर रहे हैं। 9 जो है ये पार्ट टाइम कर रहे हैं, ठीक है। 16 कहते हैं कि ये प्रोफेशनल्स हैं, दैट इज डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। 15% कहते हैं कि एग्रीकल्चर में, सेमी एग्रीकल्चर में है। एंड स्किल्ड वर्कर्स मेक ऑफ 27% ऑफ पॉपुलेशन। सिर्फ 6% ने कहा कि वे गवर्नमेंट जॉब में। तो आप देखो गवर्नमेंट जॉब की क्या हालत है, काफ़ी कम है। आप लोगों भी जो है वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो डिमांड कम है, बट क्या कर सकते हैं, अब करना है तो करना है। जब ठान लिया है ऊंची उड़ान का तो क्या नापना कद आसमान का, है ना। इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चरल चैलेंजेस, सो उसमें है कि जो इंडस्ट्रीज एंड द सर्विस सेक्टर है ये कंस्टिट्यूट करते हैं मोर देन 80% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ द कंट्री। आपने पढ़ा होगा जीडीपी, जीबीए, से इन दोनों का डिफरेंस अगर नहीं पढ़ा है आप इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट है। सो ये 80% ऑफ जीबीए को वैल्यू करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं। दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द 54.5% ऑफ द वर्क फोर्स। एब्सोल्युटली, आप जानते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता था, अब नहीं करता है। वो 40 to 45% तक ही एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है और उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 20-25% है। सो आप इस चीज़ को याद रखना, इंडिया एक कृषि प्रधान देश था, नॉट एट प्रेजेंट। इट इज़ अ सर्विस सेक्टर देश, ऐसा वर्ड नहीं यूज़ कर सकते, बट यही उसका सिनेरियो है। ऑन द अदर हैंड एग्रीकल्चर भी कंस्टिट्यूट 1/5 ऑफ द टोटल इकोनॉमी, रिटेन्स 46.5%। यहाँ पे डेटा दे दिया है। दैट डाइवर्जेंस इन द सोशल शेयर इन इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट इज मैनिफेस्टेड विथ राइज इन द गैप
इन पर वर्कर इनकम इन एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एक एम्प्लॉय का इनकम है नॉन एग्री में उससे काफ़ी ज़्यादा है। इसी वजह से ये जो पैरिटी क्रिएट हो रहा है ये काफ़ी ब्रॉडेंड है, ठीक है। लास्टली द प्रेफरेंस टुवर्ड गवर्नमेंट जॉब हैज़ इंक्रीज ट्रेमेंडसली, एब्सोल्युटली, और ये ज़रूरी भी एक तरीके से है। वाई शुड वी नॉट एस्पायर फॉर समथिंग वेरी बिग, है ना। सो बट 2-3 ईयर्स से ज़्यादा इस पर इन्वेस्ट नहीं करना है ड्यू टू जॉब सिक्योरिटी, एश्योर्ड सैलरी, अदर पे, प्रेस्टीज विथ सच जॉब्स. So this was all about this article. Let's go on to the other article. The next topic is transforming lives and better future initiative. Building future initiative. Apologies. So ये एक स्कीम है. It has been launched by Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. और जब भी आप कोई स्कीम या पॉलिसी के बारे में पढ़ो और उसका मिनिस्ट्री दिया हुआ रहे, ट्राई टू मेक होल्ड ऑफ इट. आप इसको याद कर लो बिकॉज बहुत बार प्रीलिम्स में पूछा जाता है. इट हैज़ लॉन्च ए स्पेशल इनिशिएटिव जिसका नाम ये है फॉर नॉट फॉर द होल इंडिया बट ये नॉर्थ ईस्ट के लिए स्कीम है. दिस हैज़ बीन लॉन्च टू क्रिएट अ रोबस्ट स्किल सेंट्रिक देखो गवर्नमेंट का यहाँ पर स्किल्स बढ़ाने के लिए एक और पॉलिसी. इंडस्ट्री रेडी इकोसिस्टम इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. द इनिशिएटिव हैज़ allocation of इतना crores, not important, but it will benefit 2.5 lakh youth in phase 1 which made them job ready for domestic as well as international market. मतलब इस इनिशिएटिव का टारगेट है 2.5 लाख यूथ को तैयार करना फॉर जॉब्स एज फॉर द डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट. ये सिर्फ फेज 1 में है. इस इनिशिएटिव में वेरियस कंपोनेंट्स हैं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. इसके अंडर में 2 लाख जो यूथ हैं उनको स्किल्स प्रोवाइड किया जाएगा. 30,000 अप्रेंटिस एंगेजमेंट अंडर नेशनल अप्रेंटिस 30,000 अप्रेंटिसशिप एंगेजमेंट अंडर नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम. इनके अंडर में 30,000 यूथ को स्किल्स दिया जाएगा. 20,000 would be skilled under Jan Shikshan Sansthan, quality enhancement of ITIs. Under this program, strengthening of polytechnic, a special project will be taken up for the special needs of the Northeast region under the project Sankalp. Skill India International Center को भी सेटअप किया जाएगा to promote overseas job opportunities. Next theme is another stream that is ODOP wall. ये स्कीम क्या है? Let us see. So ODOP wall is a stream that is to promote indigenous craft and artisans, the one district one product program, and it has been collaborated with Ministry of Rural Development. Under this strategic collaboration, ODOP wall has been inaugurated at Saras Ajivika store. ठीक है, ODOP wall को inaugurate किया गया है सारस आजीविका स्टोर के सारस आजीविका स्टोर में. और ये प्रमोट करेगा इंडिजीनियस क्राफ्ट जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं वो एंड आर्टिजन्स ऑफ इंडिया अंडर द प्रोग्राम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट. इसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. एज पार्ट ऑफ द कोलैबोरेशन इनोवेटिव फीचर्स सच एज प्रोडक्ट टैगिंग स्टोरी कार्ड्स विल बी इम्प्लीमेंटेड. ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि आप किसी से भी स्टोरी लाइन इंक्लूड कर दो, पीपल यूज टू गेट अटैच टू इट. आपको क्यों लगता है कि दार्जिलिंग के जो चाय के बागान है वहाँ पे जो टी फील्ड्स है उसमें लोग क्यों जाते हैं या फिर उनको अलाउ क्यों किया जाता है? वो उनको अलाउ इसलिए किया जाता है क्योंकि वो फ्री में ब्रांड एम्बेसडरिंग हो जाता है. वहाँ पे लोग जाएंगे, घूमेंगे, दे विल फील अटैच्ड और उसके बाद जाकर परचेज करेंगे और भी लोगों को बताएंगे. अल्टीमेटली जो दार्जिलिंग की चाय है इट विल गेट फेमस एज वेल एज उसके लिए बहुत सारे GI टैग्स भी आ गए हैं. सो ये एक इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, इसको यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है. This addition aims to guide customer enthusiasts towards emporiums, thereby boosting sales, absolutely magnifying and visibility of India's exceptional products. अब सारस आजीविका स्टोर है, ये क्या, हम इसे देखते हैं. It is an initiative by Deen Dayal Upadhyay NRLM project under the Ministry of Rural Development. It is a strong supporter of women empowerment. Women empowerment इसमें मिलेगा with a special focus on uplifting the women artisan and self-help group by creating a special marketplace for well-crafted products.
सारे सजीविका ये बूस्ट करता है स्किल्स तो टैलेंट को एंड हेल्प करता है फॉर द women to become independent entrepreneurs. If you look at the ODOP scheme, that is one district one product scheme, इसको लॉन्च किया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी आपको डाउट लग सकता है तो आप इसे याद रखना. इट विल इंकरेज इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा, अपॉर्चुनिटीज देगा स्पेशली इन द रूरल एरियाज. रूरल एरिया से ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी आपको डाउट में ला सकता है, इसलिए प्रीलिम्स के लिए इसको याद रखना. It aims to do this by identifying and promoting brand in one product from one district. It also intends to turn every district in India into an export hub. हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक एक्सपोर्ट हब बनाने की प्रोडक्ट बात की जा रही है. मान लीजिए अगर आपका एक डिस्ट्रिक्ट है, कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, सो उस डिस्ट्रिक्ट में एक फेमस प्रोडक्ट होगा, ठीक है. सो उस फेमस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाना, अनएम्प्लॉयमेंट तो हटा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट देना, अल्टीमेटली स्किल्स को इम्प्रूव करना, जॉब्स देना, बेटर क्वालिटी लाइफ. ठीक है. सो दीज आर द अल्टीमेटली फोल्ड्स ऑफ इट. The initiative plans to accomplish this by scaling manufacturers, supporting the local business and finding potential in the foreign customer. ये आपका ऑब्जेक्टिव है ODOP स्कीम का.